हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 2018 में ही अमेंडमेंट हुई है जो कि इफेक्ट में आई 1 अगस्त 2018 से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेडीनेस में मीन कैपेसिटी ऑफ प्लेंटिफ टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्लूड, यानी जैसे देखते हैं ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्या चाहिए, रेडीनेस और विलिंगनेस। तो यहाँ कहते हैं रेडीनेस का क्या मतलब है कि जो प्लेंटिफ है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म तो करता है पर परफॉर्म करने के लिए तो तैयार है, पर उसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। रेडीनेस का मतलब है कि प्लेंटिफ के पास फाइनेंशियल एबिलिटी है डिफेंडेंट को पूरा पैसा देकर उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म कराने की। तो रेडीनेस का क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एप्लीकेंट नाइदर नेसेसरी नोर प्रॉपर पार्टी इन अ सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वेदर हिज प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव एडजुडिकेशन। यहाँ पे कहते हैं कि जो एप्लीकेंट है वो ना तो नेसेसरी पार्टी है और ना ही प्रॉपर पार्टी है, तो क्या उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं। जो नेसेसरी पार्टी भी नहीं है और प्रॉपर पार्टी भी नहीं है तो उनका अपीयर होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड फॉर। स्पेसिफिक रिलीफ किसके लिए ग्रांट किया जाता है? तो स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट किया जाता है सिविल राइट्स के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन कैन बी फाइल्ड। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पोजेशन के लिए सूट कब फाइल किया जा सकता है? यहाँ क्वेश्चन 4 में ही कहते हैं कि किन प्रॉपर्टीज को लेकर पोजेशन रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट फाइल किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ। जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया था किस लॉ कमीशन की रिपोर्ट से आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 9th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन का सूट सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कितने टाइम में फाइल किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विद इन 6 months फ्रॉम डिस्पोजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट किसके अगेंस्ट फाइल किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राइवेट इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्स पोजेशन को प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेंटिफ के ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 6 के लिए पोजेशन जो है वो किस तरह का होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्चुअल जुडिशियल पोजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 6 का ऑर्डर या डिक्री कि क्या अपील और रिव्यू कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ना तो अपील कर सकते हैं और ना ही रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सूट किसके द्वारा फाइल किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टेनेंट होल्डिंग ओवर, यानी कि ट्रेसपासर, सर्वेंट और मैनेजर ये सेक्शन 6 का सूट फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 6 के सूट में जो टाइटल होगा उससे रिलेटेड नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सेक्शन 6 में जो टाइटल है वो इररिलेवेंट होता है और ऐसा कोई ऑप्शन हमें प्रोवाइड नहीं किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 5 में सूट फॉर पोजेशन कितने टाइम में फाइल किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 6 के सूट में कोर्ट किस तरह के ऑर्डर कर सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन में इन्होंने दिया है कि टाइटल पर एडजुडिकेट करेगी कोर्ट, या डिफेंडेंट को डायरेक्ट करेगी कि वो स्ट्रक्चर को रिमूव करे, या प्लेंटिफ को परमिशन देगी कि वो स्ट्रक्चर को गिरा दे। तो ऐसा कोई भी ऑर्डर सेक्शन 6 में नहीं होता है। बेसिकली सेक्शन 6 डील करता है कि जब किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन से किसी पर्सन को इलीगली डिस्पोजेस कर दिया जाता है तो वो अपना जो पोजेशन है वो किस तरह से रिकवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन ऑफ टाइटल इज। सेक्शन 6 में क्वेश्चन ऑफ टाइटल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इररिलेवेंट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका ऑब्जेक्ट है कि किसी पर्सन को अगर डिस्पोजेस करना है तो बिना उसकी कंसेंट के या उस पर फोर्स यूज़ करके उसको डिस्पोजेस ना किया जाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 7 का सूट किस पर्सन द्वारा फाइल किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊपर वाले सभी ऑप्शन में से कोई भी, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है, कोई ऐसा पर्सन जिसके पोजेशन में प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ऐसा पर्सन जिसके पोजेशन से गुड्स को रिमूव नहीं किया जा सकता। तो ये सभी पर्सन सेक्शन 7 का सूट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 7 की एप्लीकेशन के लिए गुड्स किस तरह के होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए, आइडेंटिफाई किया जा सके ऐसे होने चाहिए और उनमें किसी तरह की कोई अल्टरेशन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 7 किस पर अप्लाई नहीं होता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मनी एंड करेंसी नोट। इस पर सेक्शन 7 अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कब इन्वोक किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि किसी ऐसे पर्सन के पे किया जा सकता है जिसके पास किसी आर्टिकल का, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन या कंट्रोल हो और ये जो पर्सन है ये उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं होना चाहिए, यानी कोई थर्ड पर्सन है जिसका उस पर कोई ऑनरशिप नहीं है पर वो उस प्रॉपर्टी के पोजेशन पे है, तो उस पे लगता है सेक्शन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 8 किस पर लगेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अगर जो आर्टिकल हैं, जो मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, वो किसी ऐसे पर्सन के पास है जो उसके पास आई है एज अ एजेंट और ट्रस्टी, तो उस पर सेक्शन 8 लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 8 किस पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये हमने पहले डिस्कस किया, सेक्शन 8 जो ओनर है प्रॉपर्टी का उस पर नहीं लगता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक प्रोसीजरल लॉ भी है, सीपीसी के सप्लीमेंट है और इंग्लिश लॉ में पाया जाता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए थे सेक्शन 10 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, और 2018 की अमेंडमेंट से सेक्शन 10 में मेजर अमेंडमेंट हुई है जो कि कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, तो इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 13 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 हैज़ नो एप्लीकेशन व्हेन द ट्रांसफ़र हैज़ बीन अफेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ सेक्शन 13 डील करता है राइट ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, तो इसके मार्जिनल नोट से ही क्लियर होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29। क्वेश्चन है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 15 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट असाइनी फॉल्स। असाइनी का क्या मतलब है यहाँ पे, तो आप सेक्शन 15 देखेंगे तो सेक्शन 15 का मार्जिनल नोट है हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विद इन द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। तो असाइनी का क्या मतलब है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे या फिर प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमेडी ऑफ रेक्टिफिकेशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 26 रिलेट्स टू। जो रेक्टिफिकेशन है 29 में वो किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिस्टेक इन एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली। जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बनाया है उसमें जो गलती हुई है उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टेक कंटेम्पलेट्स अंडर सेक्शन 26 इज। 26 में जो मिस्टेक है उसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि म्यूचुअल मिस्टेक भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है, या इंस्ट्रूमेंट जो बनाया उसमें भी मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 26 फिक्सेस द टाइम लिमिट फॉर डिस्कवरी ऑफ मिस्टेक और फ्रॉड टू बी। कितने टाइम में होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेक्शन 26 में ऐसी कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमेडी ऑफ रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से सेम है, अपोजिट है, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करता,
तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो रिसीजन की रेमेडी है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीफ ऑफ रिसीजन इज ग्रांटेड इन केस, जो रिसीजन का रिलीफ है किस केस में ग्रांट किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वॉइड और वॉइडेबल, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ पर रिसीजन ग्रांट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीजन कैन नॉट बी ग्रांटेड, कहाँ पर रिसीजन ग्रांट नहीं की जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि जहाँ पर प्लेंटिफ ने कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाई करा लिया हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो, या फिर थर्ड पार्टी ने कोई इंटरेस्ट एक्वायर किया हो, तो उस केस में अब कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीजन कैन नॉट बी ग्रांटेड, कहाँ पर रिसीजन ग्रांट नहीं किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि अगर सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, अलग अलग हो सकता है, तो रिसीजन नहीं हो सकता। जहाँ पर पहले वाली पोजीशन में आना पॉसिबल नहीं है वहाँ पर भी नहीं हो सकता, और जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाई हो चुका है वहाँ पर भी रिसीजन नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कब ग्रांट किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जब इंस्ट्रूमेंट वॉइड या वॉइडेबल कैसा भी हो तब कैंसिलेशन किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 31 इन इट्स एप्लीकेशन इज, जो सेक्शन 31 है, तो पहले तो पता होना चाहिए 31 क्या है। सेक्शन 31 डील करता है व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड। तो यहाँ पे 31 के लिए कहते हैं कि 31 से रिलेटेड नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 31 जो है वो बेस्ड है प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव जस्टिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसिलेशन अंडर सेक्शन 31 कैन बी क्लेम्ड, कब क्लेम की जा सकती है, किस पर्सन द्वारा क्लेम की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट की पार्टी है उसके द्वारा, या जिस पर्सन के अगेंस्ट वो इंस्ट्रूमेंट वॉइड या वॉइडेबल है उसके द्वारा, या फिर किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो कि कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरी नहीं है, यानी कोई और इंस्ट्रूमेंट भी है तो उसे भी कैंसिल कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कैंसिलेशन अंडर सेक्शन 31 द रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो सेक्शन 31 में कैंसिलेशन है वहाँ पे अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगी जाए तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किस तरह की होगी? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आउट ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसिलेशन अंडर सेक्शन 31 रिलेट्स टू, जो सेक्शन 31 में कैंसिलेशन है वो नीचे दिए गए ऑप्शन में से किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 33 कंपनसेशन इज पेएबल इफ, सेक्शन 33 में कंपनसेशन कब दी जाएगी? तो सेक्शन 33 डील करता है पावर टू रिक्वायर बेनिफिट to be restored or compensation to be made when instrument is cancelled or is successfully resisted at being void or voidable। मतलब अगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो वॉइड या वॉइडेबल होने की वजह से कैंसिल हो गया है तो जितने भी बेनिफिट थे वो सब रिस्टोर किए जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द बेनिफिट हैव बीन रिसीव्ड बाय द पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 32 एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी कैंसल्ड इन पार्ट व्हेन, जो सेक्शन 32 में इंस्ट्रूमेंट को किसी पार्ट में कैंसिल कब किया जाएगा? तो सबसे पहले जो सेक्शन 32 है उसका मार्जिनल नोट ही है व्हाट इंस्ट्रूमेंट में बी पार्शियली कैंसल्ड, कब इंस्ट्रूमेंट को आप पार्शियली कैंसिल कर सकते हो? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट किसी डिफरेंट राइट से रिलेटेड है, डिफरेंट ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है, या जो कैंसिल करने वाला पार्ट है वो दूसरे से अलग हो सकता है, तो इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसे पार्ट में कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 34 अ डिक्लेरेशन कैन बी सॉट बाय, जो सेक्शन 34 में डिक्लेरेशन कौन मांग सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अ पर्सन हैविंग अ लीगल कैरेक्टर और अ राइट एज टू प्रॉपर्टी विच इज़ डिनाइड, मतलब उसका लीगल कैरेक्टर हो या फिर प्रॉपर्टी में उसके राइट को मना किया गया हो, वही पर्सन
डिक्लेरेशन मांग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 34 सैंक्शंस। सेक्शन 34 किसको सैंक्शन देता है? तो सबसे पहले सेक्शन 34 डील करता है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टर और राइट सॉट टू बी डिक्लेयर्ड मस्ट बी। जो डिक्लेरेशन में कैरेक्टर या राइट को डिक्लेयर करने की बात की गई है वो किस तरीके का होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जब सूट फाइल किया गया तब उसका एग्जिस्टिंग राइट होना चाहिए और ये एग्जिस्टिंग राइट उसका डेट ऑफ डिक्री तक होना चाहिए। सेकंड, ये जो राइट मांगा गया है ये लीगल होना चाहिए और ये वैलिड भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल कैरेक्टर और राइट अंडर सेक्शन 34 मस्ट बी। जो लीगल कैरेक्टर या राइट की बात सेक्शन 34 डिक्लेरेशन में की गई है वो किस तरीके का होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 34 का प्रोवाइजो किस बात से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सूट फॉर डिक्लेरेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्दर रिलीफ अंडर सेक्शन 34 मस्ट बी। जो डिक्लेरेशन में फर्दर रिलीफ मांगा जाएगा वो किस तरीके का होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि द वन अवेलेबल एज एडिशन ऑन द डेट ऑफ द सूट, यानी फर्दर रिलीफ जो है वो इन एडिशन टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्शन एज टू मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट ऑफ डिक्लेरेशन विदाउट फर्दर रिलीफ। के डिक्लेरेशन का सूट तो डाला पर उसमें फर्दर रिलीफ नहीं डाला, तो इसका जो ऑब्जेक्शन है वो कब रेज किया जाएगा? तो इसका जो ऑब्जेक्शन है वो अर्लीस्ट स्टेज पे रेज किया जाएगा। और सेक्शन 34 को अच्छे से समझने के लिए आप हमारी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की प्लेलिस्ट पे जाकर भी आप 34 डिक्लेरेशन को समझ सकते हो और उसके अलावा आपको ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्लेरेशन मेड इज बाइंडिंग ऑन। अगर डिक्लेरेशन कोर्ट ने कर दिया, सूट फाइल किया, डिग्री पास कर दी, तो ये डिग्री किस किस पर बाइंडिंग होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पार्टीज टू द सूट पर भी बाइंडिंग होंगी, जो पार्टी से पर्सन क्लेम कर रहे हैं उन पर भी बाइंडिंग होगी, अगर कोई ट्रस्टी है उन पर भी बाइंडिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रांट और रिफ्यूजल ऑफ रिलीफ ऑफ डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 34 इज। जो डिक्लेरेशन है उसका नेचर किस तरीके का है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डिस्क्रिशनरी, यानी कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट डिक्लेरेशन ग्रांट करे या ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजंक्शंस कैन नॉट बी ग्रांटेड इन अ सूट। किस सूट में इंजंक्शन ग्रांट नहीं की जा सकती? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इन विच द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। एक ऐसा सूट है जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्स नहीं कराई जा सकती, तो इस केस में इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन। टेम्पररी इंजंक्शन के लिए क्या नीचे दी गई स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कॉन्टिन्यूअस अंटिल अ सर्टेन स्पेसिफिक टाइम। जो टेम्पररी इंजंक्शन होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही ग्रांट की जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या गलत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि डील करता है फाइनली सेटल द म्यूचुअल राइट ऑफ द पार्टीज एंड डायरेक्ट अ पार्टी फॉर ऑल द टाइम टू डू और ऑब्टेन फ्रॉम डूइंग अ थिंग। तो ये फाइनली सेटल नहीं होते म्यूचुअल राइट टेम्परेरी इंजंक्शन में, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है, तो जो ऑप्शन बी है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल प्रिंसिपल ऑन विच द परपेचुअल इंजंक्शन कुड बी ग्रांटेड आर कंटेन्ड इन। परपेचुअल इंजंक्शन हमें किस सेक्शन में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेक्शन 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू ऑफ परपेचुअल इंजंक्शन। परपेचुअल इंजंक्शन के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये एक जुडिशियल प्रोसेस है, प्रिवेंटिव इन नेचर है। और थर्ड ऑप्शन है द थिंग प्रिवेंटेड इज अ रॉन्गफुल एक्ट। जिस चीज़ को प्रिवेंट किया जा रहा है इस इंजंक्शन से वो एक रॉन्गफुल एक्ट था जिसे प्रिवेंट किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजंक्शन इज ग्रांटेड। इंजंक्शन किस लिए ग्रांट किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि टू प्रिवेंट टोर्ट्स एंड टू रिस्ट्रेन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टोर्ट्स को भी प्रिवेंट करने के लिए और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी रोकने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू ऑफ मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए क्या सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन पॉजिटिव एक्ट। ध्यान रखना है, मैंडेटरी इंजंक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव एक्ट्स की परफॉर्मेंस के लिए कंपेल किया जाता है। ऑप्शन बी है इज अवॉर्डेड वेयर द टेम्परेरी इंजंक्शन इज मीनिंगलेस। जहाँ पे टेम्परेरी इंजंक्शन मीनिंगलेस हो जाएगी वहाँ पर मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट की जाती है। थर्ड है इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर एज रिस्टोर थिंग्स टू देयर फॉर्मर कंडीशंस। और जो इसका नेचर होता है मैंडेटरी इंजंक्शन का, ये रेट्रोस्पेक्टिव होता है।